आज हम सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, ये सब नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं। और सच कहूं तो कॉलेज में भी मैं इन सब में हमेशा कंफ्यूज रहती थी। हाँ, ये होता है। लगता था सब एक ही तो है, मतलब सब इंसानों के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सतह पर तो ऐसा ही लगता है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हमारे पास कुछ बेहतरीन अकादमिक स्रोत हैं जो समाजशास्त्र की तुलना 5 दूसरे बड़े विषयों से करते हैं: मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। जी। हम इन स्रोतों की मदद से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है, बल्कि ये कि ये दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। सही अप्रोच है। और हम मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के रिश्ते पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा उलझन वहीं होती है। हाँ बिल्कुल, वो दोनों बहुत करीबी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जो हमारे सबसे करीब है, हमारा अपना मन। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही इंसानी बर्ताव को समझने का दावा करते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? ये एक बेहतरीन शुरुआती सवाल है, क्योंकि यहीं से हमें वो जूम लेंस वाली बात समझ आती है। मनोविज्ञान का जूम लेंस एकदम टाइट होता है। टाइट होता है? हाँ, मतलब उसका पूरा फोकस एक अकेले इंसान और उसके दिमाग पर होता है। एक मनोविज्ञानी ये जानने की कोशिश करेगा कि कोई व्यक्ति क्यों शर्माता है, उसकी यादें कैसे काम करती हैं, या उसे सपने क्यों आते हैं। बिल्कुल, या उसके बचपन के अनुभवों ने उसकी आज की शख्सियत को कैसे बनाया है। यानी पूरा खेल एक व्यक्ति के अंदर चल रहा है। एकदम। मनोविज्ञान मन की गहराइयों में उतरता है, लेकिन समाजशास्त्र ठीक इसका उल्टा करता है। वो जूम लेंस को पीछे खींचता है। अच्छा। और इतना पीछे कि एक इंसान धुंधला हो जाता है और पूरा समाज, पूरा ग्रुप नजर आने लगता है। वाह। समाजशास्त्री ये नहीं पूछेगा कि राम दुखी क्यों है, वो पूछेगा कि इस समाज में नौजवान दुखी क्यों हैं। क्या बेरोजगारी इसका कारण है? क्या सोशल मीडिया का दबाव है? वाह। तो एक डॉक्टर की तरह है जो एक मरीज को देख रहा है, हाँ, और दूसरा एक रिसर्चर की तरह जो पूरी महामारी को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या खूब कहा। यही इनका मूल अंतर है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। जब एक अकेला इंसान किसी ग्रुप का हिस्सा बनता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जैसे कोई शर्मीला इंसान भी स्टेडियम में अपनी टीम के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाँ हाँ, ये तो होता है। इस चीज को ग्रुप डायनामिक्स कहते हैं। और यहाँ आकर मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों के रास्ते मिल जाते हैं। ओह अच्छा। दोनों ये समझना चाहते हैं कि भीड़ में आकर इंसान की सोच कैसे बदल जाती है। ठीक है, तो मनोविज्ञान एक व्यक्ति के मन की गहराइयों में उतरता है, लेकिन क्या होता है जब हम इस कैमरे को थोड़ा और जूम आउट करके एक व्यक्ति से हटाकर पूरे मानव समुदाय पर ले जाते हैं? खासकर उन समुदायों पर जो शायद हजारों साल पहले रहते थे। मुझे लगता है यहीं से मानवशास्त्र की दुनिया शुरू होती है। एकदम सही जगह पहुंची आप। एंथ्रोपोलॉजी या मानवशास्त्र को मनुष्यों का विज्ञान कहा जाता है। मनुष्यों का विज्ञान? हाँ, एक मानवशास्त्री की दिलचस्पी इस बात में होती है कि इंसान होना असल में होता क्या है। इसके लिए वो अक्सर दूर दराज की आदिम संस्कृतियों या जनजातियों का अध्ययन करते हैं। ये समझने के लिए कि बिना आज की टेक्नोलॉजी के जीवन कैसा था। बिल्कुल, बिना तामझाम के। और समाजशास्त्र, वो तो आज की दुनिया को देखता है ना। हाँ, यही एक बड़ा फर्क है। समाजशास्त्र की पैदाइशी औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। उसका मुख्य काम यह समझना था कि फैक्ट्रियों, शहरों और नई टेक्नोलॉजी के आने से हमारा समाज कैसे बदल रहा है। तो मतलब? तो जहां मानवशास्त्री अमेज़न के जंगलों में किसी जनजाति के साथ रह रहा होगा, वहीं समाजशास्त्री दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में बैठकर ये स्टडी कर रहा होगा कि लोग अपने गांव छोड़कर शहरों में क्यों आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो उनके काम करने का तरीका भी बहुत अलग होगा। जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए कि मानवशास्त्री एक जासूस की तरह काम करता है। जासूस की तरह? हाँ, वो महीनों या सालों तक एक जनजाति के साथ रहकर उनकी भाषा सीखता है, उनकी कहानियां सुनता है, उनके रीति रिवाजों में हिस्सा लेता है। इसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अच्छा। यहाँ से जो डेटा मिलता है वो गुणात्मक होता है, मतलब अनुभवों और कहानियों वाला डेटा। और समाजशास्त्री? समाजशास्त्री एक सर्वे करने वाले की तरह काम करता है। वो हजारों लोगों से सवाल पूछकर नंबर और आंकड़े इकट्ठा करेगा। जैसे? कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि अरेंज मैरिज बेहतर है? एकदम सही। ये हुआ मात्रात्मक डेटा। तो एक तरफ गहराई है और दूसरी तरफ चौड़ाई। वाह,
ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई एक जंगल का अध्ययन करने जाए। मानवशास्त्री एक एक पेड़ को करीब से देखेगा, उसकी छाल को छुएगा। उसके पत्तों को समझेगा। हाँ, जबकि समाजशास्त्री सैटेलाइट इमेज से पूरे जंगल का नक्शा बनाएगा कि कहाँ पेड़ घने हैं और कहाँ कम। बिल्कुल। दोनों ही जरूरी हैं, पर नजरिया बिल्कुल अलग है। यही सबसे सटीक तुलना है। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि आज के दौर में ये रेखा थोड़ी धुंधली हो रही है। अच्छा, अभी कैसे? सामने भी आजकल बन के आ रहा है। हाँ, अब अर्बन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं जो शहरों में कॉर्पोरेट कल्चर या ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज का अध्ययन मानव शास्त्र के तरीकों से करते हैं, लेकिन फिर भी उनका नजरिया हमेशा सूक्ष्म स्तरीय यानी माइक्रो लेवल ही रहता है। चलिए, तो हमने मन की बात की, इंसानी संस्कृति की बात की। अब समाज को एक और नजरिए से देखते हैं, समय के नजरिए से। इतिहास और समाजशास्त्र दोनों ही अतीत से सीखते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इतिहास बस पुरानी कहानियां सुनाता है और समाजशास्त्र उन्हें आज के दौर में इस्तेमाल करता है? ये सोचना आसान है कि इतिहासकार अतीत की घटनाओं को देखता है और समाजशास्त्री वर्तमान को, लेकिन असली फर्क वो नजरिए का है। नजरिए। हाँ, इतिहासकार ये जानना चाहता है कि कोई एक खास घटना क्यों और कैसे हुई। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई में क्या हुआ था, कौन से राजा थे, कौन सी तारीख थी, कौन जीता कौन हारा। मतलब उसका फोकस उस एक घटना की खासियत पर होता है। बिल्कुल। और समाजशास्त्री, उसका सवाल अलग है। वो ये नहीं पूछेगा कि पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ, वो पूछेगा लड़ाइयाँ होती ही क्यों हैं। ओ अच्छा। वो पानीपत की लड़ाई को एक उदाहरण की तरह देखेगा और उससे एक पैटर्न, एक सिद्धांत निकालने की कोशिश करेगा जो शायद आज के देशों के बीच के तनाव को समझने में भी मदद कर सके। वो सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन की तलाश में रहता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि इतिहासकार एक कहानीकार की तरह है और समाजशास्त्री एक वैज्ञानिक की तरह, जो उस कहानी से नियम निकालने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही। और मजे की बात यह है कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा। एक समाजशास्त्री को ये समझने के लिए इतिहास पढ़ना ही पड़ता है कि आज का समाज ऐसा क्यों है। और वहीं आज के इतिहासकार सिर्फ तारीखें और नाम नहीं रटवाते। वो भी क्यों पर जोर देते हैं। हाँ, वो भी समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ये समझाते हैं कि उन घटनाओं के पीछे सामाजिक कारण क्या थे। वो भी अब क्यों पर ज्यादा जोर देते हैं। तो इतिहास हमें बताता है कि समाज यहाँ तक पहुंचा कैसे, लेकिन समाज को चलाने वाली एक और जबरदस्त ताकत है, पैसा। पैसा, हाँ। और यहीं से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की दुनिया शुरू होती है। अर्थशास्त्र हमें उत्पादन, खपत, बाजार की कहानी सुनाता है, लेकिन समाजशास्त्र का कहना है कि ये कहानी अधूरी है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र की दुनिया में इंसान एक बहुत ही सीधा साधा प्राणी है। उसे आर्थिक प्राणी या इकोनॉमिक बीइंग कहा जाता है। अच्छा। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने फायदे के लिए काम करता है, जो हर चीज को नफे नुकसान के तराजू पर तौलता है। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। हम बहुत से काम भावनाओं में आकर या सामाजिक दबाव में आकर करते हैं। ठीक, यही बात समाजशास्त्र कहता है। समाजशास्त्र के लिए इंसान एक सामाजिक प्राणी या सोशल एनिमल है। सामाजिक प्राणी। जी, उसके फैसले सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि उसके परिवार, धर्म, संस्कृति और समाज की उम्मीदों से भी तय होते हैं। समाजशास्त्र के लिए अर्थव्यवस्था समाज का सिर्फ एक हिस्सा है, जबकि अर्थशास्त्र के लिए अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है। सब कुछ है। क्या इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण मैक्स वेबर का काम है। क्लासिकल अर्थशास्त्री ये नहीं समझा पा रहे थे कि पूंजीवाद सिर्फ यूरोप में ही क्यों पनपा। वेबर ने इसका एक समाजशास्त्रीय जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ सीखों, जैसे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और फिजूल खर्ची से बचना, ने अनजाने में पूंजीवाद के लिए एक आदर्श माहौल बना दिया। अच्छा। लोगों ने पैसा इसलिए नहीं कमाया कि उन्हें अय्याशी करनी थी, बल्कि इसलिए कि कड़ी मेहनत करना उनके लिए एक धार्मिक कर्तव्य जैसा था। वाह। ये दिखाता है कि पैसा कमाने का तरीका भी हमारी संस्कृति और विश्वासों से कितना गहरा जुड़ा होता है, जिसे क्लासिकल अर्थशास्त्र अक्सर नजरअंदाज कर देता है। इसका मतलब समाजशास्त्र का कैनवस बहुत बड़ा है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या बिका और कितने में बिका, नहीं, बल्कि ये भी देखता है कि खरीदने और बेचने की पूरी प्रक्रिया ने हमारे रिश्तों और समाज पर क्या असर डाला। हाँ, इसीलिए समाजशास्त्र को एक अमूर्त विषय कहा जाता है, जिसकी कोई तय सीमा नहीं है, जबकि अर्थशास्त्र एक ठोस विषय है जो पैसा, बाजार, मांग और आपूर्ति जैसी गिनी चुनी चीजों पर ही ध्यान देता है। ठीक है, हमने मन, संस्कृति, समय और पैसे की बात कर ली।
अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ताकतवर चीज पर, शक्ति यानी पावर। पावर। राजनीति विज्ञान हमें सरकार, चुनाव और सत्ता के बारे में बताता है। इसमें समाजशास्त्र क्या नया जोड़ता है? यहाँ भी वही पैटर्न है जो हमने अर्थशास्त्र के साथ देखा। राजनीति विज्ञान का दायरा थोड़ा सीमित है। वो मुख्य रूप से औपचारिक शक्ति संरचनाओं को देखता है, जैसे सरकार, संसद। हाँ, सरकार, संसद, राजनीतिक दल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। एक राजनीतिक विज्ञानी यह अध्ययन करेगा कि एक देश में चुनाव कैसे होते हैं या दो देशों के बीच संधि क्यों हुई। और समाजशास्त्री के लिए शक्ति का मतलब इससे कहीं ज्यादा है? बहुत ज्यादा। समाजशास्त्र कहता है कि शक्ति सिर्फ संसद या प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं होती। अच्छा। शक्ति परिवार के अंदर भी होती है, पुरुष और महिला के बीच। शक्ति एक क्लासरूम में भी होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच। शक्ति जाति व्यवस्था में भी होती है और ऑफिस के माहौल में भी। मतलब हर जगह? हर जगह। समाजशास्त्र शक्ति के इन सभी रूपों का अध्ययन करता है, चाहे वो संगठित हो या असंगठित। तो जब समाजशास्त्र राजनीति का अध्ययन करता है तो उसे राजनीतिक समाजशास्त्र कहते हैं। बिल्कुल। और ये शाखा बहुत दिलचस्प सवाल पूछती है, जैसे लोग वोट किसे देते हैं? क्या वो उम्मीदवार के काम को देखकर वोट देते हैं या उसकी जाति और धर्म को देखकर? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। एक सामाजिक आंदोलन कैसे खड़ा होता है? समाज में कुछ समूहों के पास हमेशा ज्यादा शक्ति क्यों होती है और दूसरों के पास कम क्यों? ये वो सवाल है जिनके जवाब सिर्फ राजनीति विज्ञान नहीं दे सकता। इनके लिए समाज को गहराई से समझना जरूरी है। तो अगर मैं पूरी बातचीत का सार निकालूं तो ऐसा लगता है कि समाजशास्त्र एक मास्टर की तरह है। मास्टर की, अच्छा है। ये एक ऐसा विषय है जो समाज की पूरी तस्वीर देखने के लिए मनोविज्ञान से थोड़ा, मानव शास्त्र से थोड़ा, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान सबसे कुछ ना कुछ उधार लेता है। एकदम सही। समाज एक बहुत ही जटिल, उलझी हुई चीज है। आप उसे किसी एक चश्मे से नहीं देख सकते। सही बात है। अगर आपको समाज को सच में समझना है तो आपको उसके लोगों के मन को भी समझना होगा, उसकी संस्कृति और इतिहास को भी, उसके पैसे के लेन देन को भी और उसकी शक्ति की राजनीति को भी। समाजशास्त्र इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ती है। जी। आज की दुनिया में जहां इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ एक दूसरे से जुड़ गया है, क्या सामाजिक विज्ञानों के बीच की ये दीवारें कमजोर पड़ रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या भविष्य में हमें एक नया मिला-जुला सामाजिक विज्ञान देखने को मिलेगा जो इन सभी को एक साथ लेकर चले, या फिर हमारी दुनिया इतनी ज्यादा जटिल होती जा रही है कि इसे समझने के लिए हमें इन अलग-अलग नजरियों की पहले से भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं।